विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली और हस्तांतरण पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अखिलेश है। मैं जिला परिषद का लीडर हूं। इस मॉड्यूल में मैं आप लोगों से विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण के बारे में उपयुक्त उदाहरणों और मामलों के जरिए बात करूंगा। आइए हम विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली और हस्तांतरण की आवश्यकता को समझते हुए इस मॉड्यूल की शुरुआत करें। विकेंद्रीकरण को सर्वोत्तम रूप से एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जिससे कार्यों सहित सरकार के प्राधिकरणों के एक स्वतंत्र स्तर का निर्माण हो सके। विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल कारण यह है कि यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत हो तो वह स्थानीय आवश्यकताओं से अवगत नहीं होगी। हस्तांतरण विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है और इसे अधीनस्थता के सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। भारत के संविधान ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं या पीआरआई की संरचना का निर्माण किया है। पीआरआई का यह जनादेश होता है कि वह संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में जनता की आवश्यकताओं पर आधारित योजनाओं को बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। पीआरआई का निर्माण समाज की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। संबंधित राज्य सरकार शक्तियों और कार्यों के वास्तविक हस्तांतरण द्वारा पीआरआई के लिए उत्तरदायी होती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्थानीय अधिशासन से संबंधित अपनी 6ठी रिपोर्ट में अनुशंसित किया है कि स्थानीय अधिशासन के प्रत्येक स्तर के कार्यों का साफ स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। यह एक बार किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगातार रूप से करना होगा। अधिकारों के हस्तांतरण से पीआरआई उन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं जो स्थानीय जनता को राज्य सरकार की स्वीकृति और अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना प्रभावित करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय MOPR 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम CAA से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और राज्य पंचायतों की ओर से शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण की सुविधा देता है। इस सत्र के समापन पर आप निम्नलिखित बातों में सक्षम होंगे। हस्तांतरण की अवधारणा और अधीनस्थता के सिद्धांतों की व्याख्या करें। कार्यकलाप निरूपण की विधि का वर्णन करें। हस्तांतरण के मुख्य घटकों, कार्य, निधि और पदाधिकारियों की व्याख्या करें और तीनों घटकों को हस्तांतरित करने की विधि की समझें। भारत के राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का जनादेश दिया गया था जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाए। अधिक यथार्थवादी विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992 पेश किया, जिसके अंतर्गत 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन की मूल भावना थी आरंभिक स्तर पर शासन संरचना में बदलाव लाना और पीआरआई को अधिकार और कार्य हस्तांतरित करना। CAA के जरिए संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ओ और अनुसूची 11 को शामिल किया गया था। अनुसूची 11 में पीआरआई को सौंपने के लिए 29 कार्य शामिल हैं।
सीएए का उद्देश्य है शक्तियों और अधिकारों का इस प्रकार हस्तांतरण करना ताकि पंचायतें स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। जैसा कि सीएए में उल्लेख किया गया है, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत राजनैतिक, प्रशासनिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण शामिल हैं। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 243 जी स्वतः रूप से पीआरआई को अधिकारों और कार्यों का हस्तांतरण नहीं करता, बल्कि राज्य विधान मंडलों के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है ताकि उन्हें स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य सौंपा जा सके। जैसा कि सीएए के अंतर्गत आवश्यक है, सभी राज्यों ने सीएए में मौजूद प्रावधानों को स्वीकारते हुए अनुरूप कानूनों को अपनाया है ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और अनुसूचियों में शामिल कार्यों का निष्पादन करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाया जा सके। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचालन पीआरआई को अधिकार और कार्य हस्तांतरित करके किया जा सकता है। पंचायतों के लिए हस्तांतरण में अनिवार्य रूप से 3 घटक होते हैं: उपयुक्त कार्यों का हस्तांतरण, साथ ही संबंधित व्ययों पर निर्णय लेने का अधिकार, योजनाओं के कार्यान्वयन और कार्यात्मक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फंडों का हस्तांतरण, और पदाधिकारियों का हस्तांतरण ताकि सौंपे गए कार्य और अन्य प्रशासकीय गतिविधियां की जा सकें। कार्यों, फंडों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के लिए राज्य और पीआरआई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता महत्वपूर्ण होती है। यह स्पष्टता अधीनस्थता के सिद्धांत और गतिविधि मानचित्रण द्वारा प्रदान की जाती है। अधीनस्थता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी गतिविधि जिसे निचले स्तर पर किया जा सकता है, उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि किसी उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। मध्यस्थता का मूल विचार है कि लोकतंत्र में नागरिक राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अंतिम निर्णयकर्ता और उपभोक्ता होते हैं। इसलिए नागरिकों को जहां तक व्यावहारिक हो वहां तक अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और बाकी कार्यों को ऊपर के स्तर को सौंप देना चाहिए, जिनके लिए तकनीक और प्रबंधकीय क्षमता की जरूरत होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूर्ण औचित्य तभी सामने आता है जब अधीनस्थता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जाता है। एक बार जब निर्णय निर्माण और इसके परिणाम स्थानीय स्तर पर जुड़े जाते हैं, तो लोग आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक कठिन विकल्पों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। अधीनस्थता के सिद्धांत के अनुप्रयोग के 3 अलग-अलग फायदे हैं। स्थानीय रूप से निर्णय लेने से दक्षता में सुधार आता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है और प्रतिस्पर्धा और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। स्थानीय शासन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अच्छी कार्य प्रणालियों का तेजी से अनुकरण होता है और इससे बेहतर शासन प्रणाली के प्रसार में मदद मिलती है। साथ ही स्थानीय समुदायों द्वारा कार्यक्रमों और कार्य व्यवहारों पर बेहतर स्वामित्व होगा। पीआरआई के लिए कार्यों के हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण स्टेप है पंचायतों के विभिन्न स्तरों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता हासिल करना। यह स्पष्टता गतिविधि मानचित्रण के जरिए आती है। गतिविधि मानचित्रण उन विषयों और कार्यों को दर्शाता है जिन्हें अलग अलग करने और लोक वित्त, जिम्मेदारी और नागरिक केंद्रीयता के स्पष्ट सिद्धांतों पर शासन के विभिन्न स्तरों पर सौंपने की जरूरत होती है। पंचायतों को कार्यात्मक जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए
अधीनस्थता के आधारभूत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य का गतिविधि मानचित्रण किया जाता है। गतिविधि मानचित्रण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पीआरआई को अधिकारों और कार्यों के हस्तांतरण में अधिक सटीकता आती है। गतिविधि मानचित्रण का पहला स्टेप है प्रत्येक विषय के अंतर्गत गतिविधियों उपगतिविधियों की सूची तैयार करना। अगला स्टेप है प्रत्येक पहचानी गई गतिविधि को राज्य सरकार और पंचायतों के बीच असाइन करना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक वित्त और लोक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के आधार पर सरकार के किस स्तर पर यह विशिष्ट कार्य दक्षतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। आगे पीआरआई के 3 स्तरों के अंदर ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला पंचायतों के बीच कार्यात्मक जिम्मेदारियों की स्पष्ट सीमा रेखा की आवश्यकता होती है। स्कूल शिक्षा हस्तांतरण का विषय है। प्राथमिक शालाओं के पर्यवेक्षण को ग्राम पंचायत या प्रखंड पंचायत को सौंपा जा सकता है, लेकिन मानक सेट करना, परीक्षा लेना और स्टाफ की समस्याएं और अकादमिक मुद्दे सरकार के उच्चतर स्तर के दायरे के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा में ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की निगरानी कर सकता है, आंगनवाड़ी की देखरेख कर सकता है, लेकिन पेशेवर मानदंडों को लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो पंचायतों की क्षमता से बाहर होता है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रखंड पंचायत द्वारा और जिला स्तरीय सिविल अस्पतालों का प्रबंधन जिला पंचायत द्वारा किया जा सकता है। गतिविधि मानचित्रण में आपको लोक वित्त के 4 सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है, और वे हैं बड़े पैमाने की लागतें, बाह्यता, गतिविधि की इकाई और सामुदायिक भागीदारी। अधिक जानने के लिए प्रत्येक सिद्धांत पर क्लिक करें। संविधान का अनुच्छेद 243 जी पीआरआई को निम्न कार्य करने के लिए सशक्तिकरण प्रदान करता है। उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसार उनके अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना। इसलिए यह सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य होता है कि पीआरआई स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करे, न कि अन्य प्राधिकरणों के लिए महज क्रियान्वयन एजेंसी की तरह कार्य करे। पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती हैं यदि उनके पास पर्याप्त मानव संसाधन न हो। उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी दोनों स्टाफ की जरूरत होती है। पंचायतों के लिए 2 प्रकार के पदाधिकारियों का प्रावधान है। उनके द्वारा नियुक्त किए गए उनके अपने पदाधिकारी और वे पदाधिकारी जिन्हें पंचायतों के कार्य के लिए हस्तांतरित किया जाता है। वित्तीय जिम्मेदारी विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण घटक है। उन्हें स्थानीय जरूरतों को पूरा करने हेतु स्थानीय नियोजन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होती है। पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होंगी
यदि उनके पास कार्यात्मक जिम्मेदारियों के अनुरूप पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। सरकार या लाइन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वे पीआरआई को पर्याप्त निधि प्रदान करें ताकि व्यय संबंधी निर्णय लिया जा सके। इसके लिए संबंधित लाइन डिपार्टमेंट के बजटों में उपयुक्त बजट लाइन के समावेश के जरिए एक पंचायत सेक्टर विंडो खोला गया है। इससे हस्तांतरित गतिविधियों को करने के लिए पंचायतों के लिए फंडों का प्रवास सुनिश्चित होगा। 11वें वित्त आयोग ने अपने रिपोर्ट के पैरा 6.2 में इस बात की अनुशंसा की है कि स्थानीय निकायों को प्रदान की जाने वाली बजट सहायता को संबंधित 4 अंकों वाले कार्यात्मक प्रमुख मदों के नीचे निम्नलिखित 3 अंकों वाले छोटे मदों के अंतर्गत राज्य बजट में निर्धारित किया जाना चाहिए। छोटा मद 196 जिला परिषद और जिला स्तर पंचायत को सहायता। छोटा मद 197 मध्यस्थ पंचायतों को सहायता। छोटा मद 198 ग्राम पंचायतों को सहायता। हस्तांतरित कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए संबंधित पीआरआई को निधि के प्रवाह और ऐसे हस्तांतरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित लाइन डिपार्टमेंट को निर्धारित छोटे मदों के अंतर्गत हस्तांतरित योजनाओं के लिए पीआरआई को निधि का हस्तांतरण दिखाना होता है। हम समझ सकते हैं कि संविधान की अनुसूची 11 में उल्लेखित अनेक 29 विषयों में राज्यों को भी एक अहम भूमिका निभानी पड़ती है। प्रत्येक विषय या कार्य के लिए राज्य और पीआरआई की भूमिकाओं का स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए, अन्यथा पंचायतों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के नियोजन में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होगा। गतिविधि मानचित्रण प्रत्येक गतिविधि को 3 स्तरीय व्यवस्था के उपयुक्त स्तर से संबद्ध करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी दी गई गतिविधि के संबंध में स्तरों के बीच ओवरलैपिंग न हो। पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण के दौरान सामान्य रूप से स्वीकृत नियम है ग्राम सभा के जरिए नियोजन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत को भागीदार बनाना और साथ ही ग्राम पंचायतों को परिसंपत्ति के परिचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार बनाना। अंतर्वर्ती पंचायतें मानव पूंजी विकास, योजना एकीकरण और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियां लेती हैं, जबकि जिला पंचायत और राज्य सरकार नीतियों और मानदंडों का निर्माण और परिणामों की निगरानी करती है। पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2006 से ही पंचायत हस्तांतरण सूचकांक या पीडीआई का संचालन करता रहा है। डीआई हमें देश में विकेंद्रीकरण का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह राज्यों द्वारा पीआरआई को 3 F's हस्तांतरित करने में उसके प्रयासों को मापना है और स्कोर करता है। वार्षिक अध्ययन में देखा जाता है कि 3 F's के संदर्भ में पीआरआई के लिए अधिकारों के हस्तांतरण में राज्यों का स्थान कहां है। कार्य फंडों का प्रभावी हस्तांतरण, जिसका उल्लेख 73वें संशोधन में किया गया है। पदाधिकारी निर्वाचित नेतृत्व के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों की पर्याप्त संख्या। फंड उनकी कार्यात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त फंड। हस्तांतरण की स्थिति के साक्ष्य आधारित रैंकिंग देखने हेतु वर्ष 2014-15 के लिए डीआई के निर्माण का कार्य टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस को सौंपा गया। टिस ने वर्ष 2015-16 में हस्तांतरण अध्ययन सौंपा। अध्ययन का उद्देश्य था 11 में शामिल विषयों में अनुसूची कार्यों, संस्थानों,
पदाधिकारियों और पीआरआई के लिए वित्तों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकरण के परिचालनीय मूल तत्वों के क्रियान्वयन में वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना। हस्तांतरण के 3 अहम पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के अनुसार राज्यों का मूल्यांकन करने और रैंक करने के लिए अध्ययन किया जाता है। 25 विभिन्न राज्यों में अध्ययन किया गया था और सभी स्तरों के लिए 2 अलग-अलग सूचकांक प्रस्तुत किए गए। नीति हस्तांतरण सूचकांक डीपीओ और कार्यप्रणाली हस्तांतरण सूचकांक डीपीआर। आप इस मॉड्यूल के समापन पर पहुंच चुके हैं। आइए हम इस मॉड्यूल में शामिल किए गए मुख्य बिंदुओं को देखें।